गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो मैं दुर्गेश शाही आपके साथ आपकी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाता हूं। कल हम चर्चा कर रहे थे एक संविधान के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेसिडेंट पर, राष्ट्रपति पर। कुछ बेसिक चीजों को देखा था हमने, आर्टिकल 52 से 58 तक को समझ लिया था। अब हम राष्ट्रपति को आगे अर्थात 59 से लेकर बाकी सारी चीजों को समझेंगे। कल की क्लास में हमने ये देखा कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति की भूमिका कैसी होती है, राष्ट्रपति का रोल क्या है भारतीय शासन प्रणाली में, और कैसे भारत के संविधान या भारत की शासन व्यवस्था जो सेपरेशन ऑफ पावर्स पर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, कैसे ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न होकर बल्कि इसके मिथक को तोड़ता हुआ राष्ट्रपति का पद दिखता है ना। यानी कि तीनों शक्तियां किस प्रकार से राष्ट्रपति में निहित है, यानी विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स। तो राष्ट्रपति के सारी भूमिका को देखा हमने। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में कौन कौन से जो है सदस्य होते हैं, कौन कौन लोग मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति किस प्रकार की होती है, यानी कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसका प्रोसेस क्या है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या है, सारी चीजों को कल हमने देखा। आज हम अनुच्छेद 59 से अपनी कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से किसी का सदस्य नहीं हो सकता। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में से किसी का सदस्य नहीं हो सकता। संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से किसी का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक, वो दोनों में से किसी का मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो निर्वाचन से पूर्व, यानी कि जब उसका राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हो रहा है, उसके पूर्व निर्वाचन होने से पहले अगर वो संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का या फिर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का अगर वह सदस्य है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के पश्चात उस दिन से उसके उस पद को रिक्त समझा जाएगा। यानी फिर वो दोनों में से किसी भी, यानी संसद या राज्य विधानमंडल के का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर? फिर से एक बार चर्चा करते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता यदि निर्वाचन के पूर्व, यानी जब राष्ट्रपति वह चुना जा रहा है, अगर वो इसका इन दोनों में से किसी का सदस्य है भी, तो दोनों में से किसी का सदस्य है भी, तो निर्वाचन के पश्चात उसका यह पद रिक्त माना जाएगा। तो निर्वाचन के पश्चात उसका यह पद रिक्त माना जाएगा, यानी फिर वो नहीं रह सकता, उसका यह पद रिक्त माना जाएगा, है ना। यानी फिर वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। आर्टिकल 59 ये बात करता है, अनुच्छेद 59। ठीक, अब हम संविधान यानी कि राष्ट्रपति के अगले अनुच्छेद आर्टिकल 60 की बात करेंगे, है ना, अनुच्छेद 60 की। तो आर्टिकल 59 आया हो, आपको क्लियर होगा कि वह संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में से किसी का सदस्य मेंबर नहीं हो सकता। ठीक, प्रेसिडेंट रहते हुए, प्रेसिडेंट रहने से पूर्व अगर मानिए वो किसी भी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य है, या राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, राज्य विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी का भी सदस्य है, तो अगर उसका राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो जाता है, तो फिर उसी दिन से उसके पद को रिक्त माना जाएगा, यानी कि त्याग दे देगा। तब वो इस पद पर मतलब साथ में नहीं बना रह सकता। ठीक,
अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की शपथ की, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है ना, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए एक चीज और, प्रश्न कई प्रकार से बनते हैं। तो एक बार यूपी पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, यूपीएससी में भी, कि अनुसूची 2 में किन किन लोगों की शपथ का वर्णन है। तो राष्ट्रपति का, सॉरी, अनुसूची 3 में किन किन की शपथ का वर्णन है, तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नहीं है वहां पर। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है। ठीक, तो राष्ट्रपति को शपथ हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। अगर वह अनुपस्थित रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उस पर 3 बिंदु होते हैं। सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि भाई मैं श्रद्धा पूर्वक अपनी शपथ का, राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। उनकी शपथ का पहला बिंदु ये होता है कि मैं श्रद्धा पूर्वक अपने राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। ठीक, सबसे पहली शपथ भाई यही है कि राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा श्रद्धा पूर्वक, है ना, बिल्कुल मन लगा के कार्यपालन करूंगा। ठीक, दूसरी जो वो शपथ लेते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखिएगा। पहली तो भाई सिंपल ही है कि राष्ट्रपति के पद का जो है मैं पालन करूं, कार्यपालन। हर व्यक्ति उसका वो रहता कि किसी भी पद पर, आप चाहे कोई व्यक्ति किसी पद पर सिलेक्ट हो, ठीक, या वह राष्ट्रपति बने, चाहे वह प्रधानमंत्री बने, चाहे वह सांसद बने, चाहे वह किसी नौकरी में आए, ठीक, वो वाली नौकरी जैसे मानी सेना की है या पुलिस की नौकरी जहां पर शपथ दिलाई जाती है, तो वह सबसे पहली चीज तो वही होती है कि वह श्रद्धापूर्वक अपने पद के कार्यपालन की बात करता है। राष्ट्रपति के पद में समझिएगा दूसरी चीज, वह संविधान और विधि के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, संविधान और विधि के परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, बोल रहे हैं कि प्रिजर्व करूंगा मैं, यानी बचा के रखूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। ठीक, परिरक्षण, संरक्षण, प्रोटेक्ट भी करूंगा, है ना, प्रिजर्व भी करूंगा, प्रोटेक्ट भी करूंगा, संरक्षण, प्रोटेक्ट, एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन, यानी कि उसको बढ़ाता रहूंगा, उसकी इम्यूनिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन के महत्व को, लॉ के महत्व को बढ़ाता रहूंगा, प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा तीनों बिंदु, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, संरक्षण, प्रोटेक्शन, और प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन, यानी उसको प्रिजर्व रखूंगा, संभाल के रखूंगा कि इसको कोई क्षति ना होने पाए, उसको प्रोटेक्ट करूंगा कि कोई इसका मिसयूज ना कर पाए, और प्रतिरक्षण करूंगा, हमेशा उसकी इम्यूनिटी को, यानी उसके महत्व को, उसकी शक्ति को दिन प्रतिदिन मैं बढ़ाता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। तो सेकंड वाली जो शपथ है वह सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी तो फिर वही है कि मैं भारत के जनता की सेवा और कल्याण में निहित रहूंगा, जनता की सेवा एवं कल्याण, तो ये आप समझ सकते हैं, जनता की सेवा एवं कल्याण में निहित रहूंगा, ये तो सिंपल सी हो गई। ठीक, कल्याण में निहित रहूंगा, है ना। ठीक, तो दो तो सिंपल है कि भाई अपने पद का कार्यपालन करूंगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली, इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। आ जाता है कि किस राष्ट्रपति की जो संविधान की शपथ लेते हैं उनमें कौन कौन से बिंदु शामिल है। तो सबसे पहले परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, संरक्षण, प्रोटेक्शन, और प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन की शपथ जो है वह राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति जो है इम्यूनाइजेशन की शपथ लेते हैं। ये अनुच्छेद 60 की बात होगी। तो आई होप 59 और 60 कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं थी, बड़ी इजी चीजें थी, तो ये आपको बड़े आराम से, बड़े आसानी के साथ जो है वह क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं अनुच्छेद 61 की ओर।
इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कल मैंने आपसे क्लास को पढ़ाते हुए चर्चा की थी कि अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई। देखिए महाभियोग क्या होता है। कल मैंने जिस्ट में आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पद की कार्यावधि कितनी होती है, 5 वर्ष। यानी राष्ट्रपति जिस दिन से चुना जाएगा उस दिन से लेकर अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रहेगा। 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, यानी कि अगर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपने पद का से त्याग देना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे, तो अपनी स्वेच्छा से वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र का संबोधन या संदर्भित कर सकता है। यानी अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको दे सकते हैं, अपना राष्ट्रपति जो है अपना रेजिग्नेशन वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। तो पहली कंडीशन, अगर वो अपनी मर्जी से अपने कार्यकाल के पहले ही उस पद को त्याग देते हैं तो वो पद 5 साल से पहले खाली हो जाता है। उनकी मृत्यु हो गई है ना, आकस्मिक मृत्यु हो गई तो वो पद खाली हो जाएगा। लेकिन तीसरा क्लॉज एक और था, अगर वे संविधान का अतिक्रमण करेंगे, वायलेशन करेंगे, तो उन्हें उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तो उन्हें उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो ये इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया किसमें डिस्क्राइब की गई है, आर्टिकल 61 में। महाभियोग क्या होता है ये भी समझना आवश्यक है, किस अनुच्छेद में ये भी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया ये कब होता, ये तभी होगा जब राष्ट्रपति संसद की नजर में संविधान का अतिक्रमण कर रहे, वायलेशन कर रहे। तो फिर कैसे प्रक्रिया चालू होगी। देखिए संसद के 2 सदन हैं। सबसे पहले समझ पता ही है, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के अंग कितने हैं, संसद के अगर अंग आ जाएंगे प्रश्न, तो अंग संसद के 3 है ना। सदन तो 2 हो गए, अंग अगर आएगा तो एक अंग और है, वह है राष्ट्रपति। तो संसद के अंग में 3 चीजें हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद के ये 3 अंग हैं। लेकिन संसद के कितने सदन हैं, तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो कानून बनने की प्रक्रिया हो, चाहे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया हो, वो संसद के दोनों सदनों पे किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ हो सकती है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग भी ऐसा ही है, वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ हो सकता है। ठीक, तो चलिए ऐसा मानते हैं कि हमने समझा, समझ लीजिए इस प्रक्रिया को। मानिए ये प्रक्रिया राज्यसभा द्वारा प्रारंभ, ठीक, अपर हाउस में। अब मानिए राज्यसभा से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, है ना। अब चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, किसी भी सदन से यदि ये प्रक्रिया जिस भी सदन से प्रारंभ होगी, सबसे पहले तो उस सदन के 1/4 लोगों को उस प्रस्ताव पर, महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ठीक, लोगों को महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। किनको, उसी सदन के सदस्यों को जहां से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक, मानिए राज्यसभा जो है वह एक प्रस्ताव लेकर आई कि हम राष्ट्रपति को प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के तहत हटाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक, तो प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन की स्थिति में वो उस सदन के, मानिए अगर राज्यसभा ने चालू किया, राज्यसभा को ऐसा लगता है कि वायलेशन हो रहा है, तो 1/4 मेंबर राज्यसभा के क्या करेंगे,
प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके देंगे कि देखिए हमारी नजर में राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं और उनको इस प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। तो 1/4 सदस्य उसके हस्ताक्षर करके दे देंगे। तो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर है? 245। तो 245 का 1/4, ठीक, तो तकरीबन 62 के आसपास, 62 के आसपास मेंबर्स जो है उनको क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करना पड़ेगा। 62 लोग जब साइन करके देंगे तब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक। ये तो राज्यसभा की बात हुई। मानिए लोकसभा में अगर ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो उसके भी 1/4 मेंबर्स को उसमें सबसे पहले साइन करना होगा, यानी कि 545 का 1/4, तो जो भी निकल कर आए आप देख लीजिएगा। 545 का 1/4, ठीक। तो तकरीबन ये 134 के आसपास निकल कर आएगा, 134 के आसपास निकल कर आएगा, आप देख लीजिएगा। तो अगर लोकसभा से चालू होगी तो उसके 1/4 मेंबर्स को सिग्नेचर जो है उस पर करना होगा। अब मानिए 1/4 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करने के पश्चात अब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो प्रारंभ होने के साथ ही जैसे ही उस सदन पर 1/4 लोग प्रस्ताव कर देंगे कि भाई हाँ ठीक है, प्रक्रिया जैसे ही चालू होगी तो जिस दिन से प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक, कि भाई 1/4 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ हम समर्थन में, अब जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसके कम से कम 14 दिन पहले, उसके प्रक्रिया प्रारंभ होने से 14 दिन पहले, 14 डेज पहले क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि भाई आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो रही है, ठीक। सूचना देनी पड़ेगी 14 दिन पहले कि फला तारीख से आपके ऊपर राज्यसभा से जो है महाभियोग की प्रक्रिया संसद में स्टार्ट हो रही है, ठीक, 14 दिन पहले। अब जो सदन ये प्रस्ताव लेकर आया था, जिसके 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके रखा था, 1/4 मेंबर ने, वह प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, राष्ट्रपति को बता भी दिया गया। 14 दिन बाद वो डेट आ गई जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो अब बहस होगी, सारी चीजें होगी, डिस्कशन होगा, क्या सारे सदस्यों को बताया जाएगा, क्योंकि 1/4 नहीं तो साइन किया है ना, बाकी लोगों को बताया जाएगा कि भाई देखिए इन परिस्थितियों में ये क्लॉज किए हैं राष्ट्रपति जी ने जो संविधान का अतिक्रमण करते हैं। बहस होगी, वोटिंग होगी, है ना, कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग नहीं है, ठीक। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर चीज, लोकतंत्र संख्या का खेल होता है ना, सरल बात है, बिल्कुल सरल भाषा में लोकतंत्र संख्या का खेल है ना। संख्या जिसके पक्ष में होगी बात उसके पक्ष की होगी, है ना। तो अब सदन में विचार विमर्श होगा, लोग अपने मतों को रखेंगे, तत्पश्चात वोटिंग होगी। तो वोटिंग होने के बाद ये डिसाइड होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में कितने लोग सहमत हैं, यानी कितने उनको हटाने के पक्ष में है, कितने उनको हटाने के पक्ष में नहीं। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कम से कम 2/2 सदस्य उस सदन के, 2/3 सदस्य उस सदन के जहां से प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, 2/3 सदस्य के बहुमत से, उस सदन के बहुमत से इसे पारित करना होगा। यानी 2/3 मेंबर्स जब इसे की मेजोरिटी से इसे पारित कर देंगे महाभियोग को, तब एक सदन से वह पारित हो जाएगा। अब जब मानिए पहले सदन से वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, अब राष्ट्रपति को अपने दूसरे हाउस में, मानिए राज्यसभा से प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो दूसरा हाउस लोकसभा में राष्ट्रपति को फिर अपनी बात रखने का अधिकार होगा, चाहे वे अपनी बात स्वयं आगे रखें, चाहे अपने किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपनी बात को रखवाएं, ठीक। या तो खुद आके रख लें अपने पॉइंट को, भाई क्लैरिटी तो देगा ना आदमी, हर व्यक्ति के लिए होता है। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है वो सेमी जुडिशियल प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कोर्ट में कैसे होता है, अगर एक व्यक्ति को दंड या सजा का प्रावधान दिया जाता है, दंड का प्रावधान है, तो कोर्ट में अगर उसके खिलाफ उसको दोषी माना जाता है तो विटनेस बॉक्स में वो आता है, ठीक। और अगर जो आरोपी पक्ष का वकील है ना, यानी जो बचाव पक्ष का वकील, आरोपी पक्ष का वकील आरोप लगाएगा कि इस व्यक्ति ने फला फला दोष मेरे मुवक्किल के साथ किया है, ठीक।
तो उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। इसी प्रकार सेम राष्ट्रपति को भी, तो अगर पहले सदन से 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो गया तो राष्ट्रपति भी जो है दूसरे सदन में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक, तो दूसरे सदन में मानिए उन्होंने अपने पक्ष को रख दिया, अब वो खुद भी रख सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी अपनी बात को रखवा सकते हैं। फिर सेकेंड हाउस से भी 2/3 मेजोरिटी से ही इस चीज को पास करना होगा, यानी कि दोनों सदनों से जब 2/3 मेजोरिटी से ये चीज पास हो जाएगी तब जाके राष्ट्रपति अपने पद से हटेंगे। इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को अपने पद से महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को अपने पद से महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिए, तो ये आपकी हो गई महाभियोग की प्रक्रिया जिसको आर्टिकल 61 में बताया गया है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है, राज्यसभा या लोकसभा, जिस भी सदन से स्टार्ट होगी उसके 1/4 मेंबर्स को हस्ताक्षर यानी साइन करके प्रस्ताव प्रपोजल रखना होगा इम्पीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट होने का। ठीक, जिस भी सदन से स्टार्ट होगा वहां पर उससे पहले 14 दिन पहले 14 डेज पहले जो है राष्ट्रपति को बताना होगा कि आपके विरुद्ध इस दिन से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। राइट, फिर उस सदन के 2/3 सदस्य के बहुमत से जब उसको महाभियोग को पारित कर देंगे, फिर दूसरे सदन में भी 2/3 मेजोरिटी से रखना पड़ेगा, तब जाकर ये महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अब एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपको आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेजियम बताया था, निर्वाचक मंडल। कौन कौन लोग होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल में मैं मतलब आप राज्य विधानसभा मानिए, विधान परिषद के सदस्य होते नहीं है, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा दिल्ली एवं पौंडीचेरी के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ये लोग मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो आप देख रहे हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, ना दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। ठीक, वो दोनों लोग, वो दोनों सदस्य यानी राज्य विधानसभाओं के और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, वो राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और वो लोग नॉमिनेटेड लोग, मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, वो सभी लोग राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस अंतर को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी इसी प्रकार से यूपीएससी थोड़ा टफ करके पूछ देती है, तो आप इसको अपने इस चीज को बड़े अच्छे से जो है आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। हालांकि आज तक किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से इम्पीचमेंट के प्रोसेस के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया। ठीक, तो ये तो हो गई राष्ट्रपति को चुनने से लेकर राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया। पर जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के तहत राष्ट्रपति में तीनों शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स। ठीक, आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक, कैसे उसकी शक्तियों को डिस्क्राइब किया गया है, कितनी प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए हम बहुत सरल रूप में प्रेसिडेंट की पावर्स को देखेंगे और समझेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से इजीली डिस्क्रिमिनेट करके देखेंगे। ठीक, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं राष्ट्रपति की, वो जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, एक है उसकी शांतिकालीन शक्तियां, पीस के टाइम में, है ना, जब युद्ध ना चल रहा हो, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति ना हो, है ना, शांतिकालीन शक्तियां, पावर्स ऑफ पीस टाइम। ठीक, जब एकदम शांति चल रही हो देश में, कोई ऐसी कोई आपात की या युद्ध की स्थिति नहीं हो। दूसरी शक्तियां उसकी है आपातकालीन, है ना, सबके पास होती हैं, आपके पास भी तो होंगी। शांति काल में यानी पीस टाइम में
जो है आप अपनी बात को अलग प्रकार से रखते हैं, अलग चीजों से रखते हैं, लेकिन कोई विकट स्थिति आ जाए, है ना, बिल्कुल आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो फिर आप कुछ और पावर्स होती है जिसको आप यूज कर सकते हो, है ना। सिंपल भाषा में जैसे आप समझिए कि क्या आप किसी को साधारणता जो है मार सकते हैं, किसी को साधारणता मार सकते हैं, नहीं मार सकते, है ना। लेकिन आपको आईपीसी राइट टू डिफेंस का राइट देती है, लेकिन राइट टू डिफेंस का मतलब तो नहीं ना कि आप छोटी सी बात में किसी को मार देंगे, है ना। जब तक कोई आप पर हमला ना कर दे तब तक आप किसी दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते, है ना। अगर आप अपने आप को बचाने की स्थिति में जिसने आप पर हमला किया उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट आपको छोड़ता है, क्योंकि आपको राइट टू डिफेंस का अधिकार है ना। लेकिन वो किसी स्थिति में, मानिए किसी व्यक्ति ने आपको गोली चलाई आपके ऊपर, आप उस हमले में बचे और आपने भी पलटाकर आत्मरक्षा में गोली चलाई, उसने आप पर हमला किया तो आप बच गए, आपने जब उस पर अपने राइट टू डिफेंस का प्रयोग किया वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इस स्थिति में आपको सजा नहीं मिल सकती। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आप पर ईंटा चलाया और आपने उस पर गोली चला दी, है ना, और कोर्ट में जाके आपने बोला कि फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर पत्थर चलाया और मुझको ईंटा लगा तो मैंने गोली चला दी। हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, वो पत्थर चलाने में गोली चला दें, तो यहां पर आपको सजा मिल सकती है। तो वो आपातकालीन परिस्थितियां है ना, वो राइट टू डिफेंस का अगर कोई व्यक्ति आपसे हो जाता है तो वो इमरजेंसी पावर्स है। तो इसी प्रकार प्रेसिडेंट की पावर्स भी जो है वो दो प्रकार में डिवाइड है, शांतिकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। ठीक, तो हम दोनों को कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी शांतिकालीन शक्तियां और कौन कौन सी आपातकालीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं शांतिकालीन शक्तियां कौन कौन सी। तो पीस टाइम में जो उसकी पावर्स है, सबसे पहली है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, है ना। अभी हम देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन सी हैं। फिर है लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां, तो विधायी शक्तियां उसकी कौन सी है ये भी देखेंगे। उसके पास वित्तीय शक्तियां भी हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, ठीक, वित्तीय शक्तियां भी हैं। इसके अलावा उसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, न्यायिक शक्तियां भी हैं। कौन सी हैं देखते हैं, है ना। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत, देखेंगे कौन कौन सी कितनी प्रकार की सजाएं हैं, वीटो पावर्स है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो डिप्लोमेटिक पावर्स है उसके पास, कूटनीतिक शक्तियां हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स है, और मिलिट्री पावर्स है। ठीक, मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियां भी है ना। आर्टिकल 53 के 2 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेना, आर्टिकल 53 के 3 में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है ना। इसीलिए राष्ट्रपति की सुरक्षा में कभी आप देखेंगे तो तीनों सेनाओं के लोग होते हैं, है ना। आर्मी के भी होते हैं, एयरफोर्स के भी होते हैं, नेवी के भी होते हैं, तीनों सेनाओं के लोग हमेशा उनके साथ होते हैं। तो ये तो हो गई 6 प्रकार की पावर्स जो पीस टाइम में उसके पास है। और फिर है आपातकालीन शक्तियां, यानी इमरजेंसी के टाइम में। आपातकालीन शक्तियां भी उसकी 3 स्थितियों में, एक आर्टिकल 352 के तहत, ठीक, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 356 के तहत, यानी जिसको आप सरल भाषा में प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ये तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के समय, है ना। ये हो गया प्रेसिडेंट रूल जिसको आप सरल भाषा में बोलते हैं। हालांकि अगर आप संविधान की भाषा में देखें तो अनुच्छेद 356 को क्या बोला गया, संवैधानिक तंत्र का फेल होना। अगर राज्यों में जब शासन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ना हो पाए तो माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है, लॉ एंड सिस्टम, ऑर्डर सिस्टम फेल हो गया है। ठीक, तो संवैधानिक तंत्र का फेल होना, उस परिस्थिति में अनुच्छेद 356 लगा दिया जाता है। तो ये भी प्रेसिडेंट की पावर है। और तीसरा है आर्टिकल 360, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक, वित्तीय आपातकाल, अगर देश में कोई वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 360 को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ उनकी पावर्स है पीस टाइम की, और ये है इमरजेंसी के टाइम्स की। ठीक, तो आप समझ गए, इसको कैटेगराइज ऐसे कर लीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसके नोट्स जो है अच्छे से बनाते रहिएगा, है ना। तो अब हम सबसे पहले राष्ट्रपति की पीस टाइम की पावर्स पर जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली है
एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियां। ठीक, तो चलिए एक छोटी सी रीडिंग डाल लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां जो है इसकी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। ठीक, तो चलिए यहाँ पर नोट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, देखते हैं कौन कौन सी है ना। तो कार्यकारी शक्ति, जैसे मैंने कल बताया आपको, आर्टिकल 53 में बोला गया कि संघ के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की, वो किसके अंदर इनहेरेंट है? प्रेसिडेंट के अंदर। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। यानी प्रेसिडेंट इस पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर्स को, या तो खुद एंजॉय कर सकते हैं, है ना, या फिर किसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा यानी मंत्रियों के द्वारा इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, इस पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, और मैंने आपसे भी बताया था कि भारत सरकार के सभी काम, तो सबसे पहली एग्जीक्यूटिव की पावर कौन सी है कि भारत सरकार के सभी कार्य जो हैं वो किसके नाम पर होते हैं? भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, है ना। सारी चीजें राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि 26 जनवरी से एक दिन पहले राष्ट्रपति जो है राष्ट्र के नाम संबोधन जब करते हैं तो बताते हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने वो किया। सारी चीजें, सारे कार्य जो है वह करते हैं। ठीक, सारे प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक, तो पहली पावर क्या है कि भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। दूसरा, वह प्रधानमंत्री अथवा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो सोचिए कितनी बड़ी चीज है। कार्यकारी का मतलब क्या होता है? किसी को अपॉइंट करना। तो जितनी भी केंद्र सरकार की नियुक्तियां हैं वो एक प्रकार से राष्ट्रपति के नाम पर ही नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और जो आपके मंत्रिपरिषद है उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। इसके अलावा संविधान के और बड़े यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, मंत्रिपरिषद का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इसके अलावा CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, CAG की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, हेड और मेंबर्स, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इसके अलावा वो अनुसूचित जाति आयोग, SC, ST और OBC कमीशन के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करते हैं। SC कमीशन, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक, देखते जाइए कितनी सारी चीजों की, सब एग्जीक्यूटिव की पावर्स है, इनकी नियुक्ति वो करते हैं। SC, ST, OBC कमीशन की। इसके अलावा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की भी वे नियुक्ति करते हैं। ठीक, इसके अलावा वह राज्य महिला आयोग, है ना, वुमेन कमीशन, महिला आयोग, वुमेन कमीशन, महिला आयोग के अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा इन लोग की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ। अब तो एक नया पद का सृजन हो चुका है, CDS बोलते हैं जिसे, है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक, तीनों सेनाओं के एकीकृत उनको जो है चुना गया, तो वो उसका भी कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स है राष्ट्रपति की, वही जो है इनको अपॉइंट करते हैं। तो सारी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है। इसके अलावा वो केंद्र और राज्य के लिए, केंद्र और राज्य में सहयोग के लिए, आप सारी चीजें नोट करते जाइएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ,
ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। एक तो सारे कार्य उनके नाम पर होते हैं शासन के, दूसरा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति वही करवाते हैं, है ना, शपथ वही दिलवाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है इनकी नियुक्ति कौन करता है। यूपीएससी के हेड और मेंबर्स, एससी, एसटी, ओबीसी कमीशन, वुमेन कमीशन। इसके अलावा राष्ट्रपति सेंटर और स्टेट में, सेंटर स्टेट रिलेशंस में बेहतरी के लिए, अच्छे संबंधों के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल की नियुक्ति करता है। किसकी? अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, जिनको हिंदी में अंतरराज्यीय परिषद बोला जाता है। तो राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्य संबंधों के में बेहतरी के लिए अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति भी करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जो है वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये सारी उनकी एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव पावर्स है। ठीक, तो यानी कि सारे कार्य उनके नाम पर होते हैं। सारे प्रोमिनेंट ऑफिसर्स की या प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारी चीजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पे की जाती है ना। इसके अलावा अंतरराज्यीय परिषद तक की, इंटर स्टेट काउंसिल तक की नियुक्ति जो है उनके नाम पे की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है राष्ट्रपति के बिहाफ पर की जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अब अगली पावर्स पे आते हैं, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स पे। भाई विधायी शक्तियां कौन सी हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि है ना क्या विधायी शक्तियां। चलिए पहले एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं विधायी शक्तियों की। विधायी शक्ति है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स आपने देखी, विधायी शक्तियां की कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहली लाइन जो मैंने आपको कल बताई थी, भाई कोई भी कानून का निर्माण कब होगा? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो सबसे पहली चीज तो यही होगी कि वो कानून निर्माण में सहयोगी है ना, कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर या किसी बिल पर सॉरी, राष्ट्रपति किसी बिल या विधेयक पर जब वो साइन करेंगे, तभी कोई विधेयक या बिल जो है वो एक्ट में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा? एक्ट में या कानून बनेगा। तो सबसे पहले इसी प्रकार से ये सबसे बड़ी विधायी शक्ति है कि उनके पास कानून निर्माण का अधिकार है। दूसरा मैंने आपसे बोला कि संसद के अंग में अगर आप चर्चा करेंगे, संसद के सदन तो दो होते हैं। हाउ मेनी हाउसेज इन पार्लियामेंट? सिंपल 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। बट अगर क्वेश्चन आएगा कि संसद के कितने अंग हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बार आया कि संसद के कितने अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब चूंकि वह संसद का अंग है, ठीक, तो संसद का अंग होने के नाते तो एक तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में उसका योगदान हो गया, बिना उसके हस्ताक्षर के कोई कानून बनेगा नहीं। ठीक, तो पहली चीज तो उसकी ये हो गई। दूसरी चीज, चूंकि वो संसद का अंग है, संसद का पार्ट है, तो वो संसद की बैठक को बुला सकता है ना। भाई संसद की बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाता है, संसद की बैठक बुलाता है ना। वह कुछ समय के लिए संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकता है, वह लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। वो संसद की बैठक बुलाता भी है, स्थगित भी कर सकता है ना। वह लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। ये सब उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स है। लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक, इसके अलावा वह संसद के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस भी करता है ना। 2 बार करता है, कल हमने चर्चा की थी, संसद के संयुक्त सत्र को। एक बार जब नई लोकसभा का गठन होता है, यानी जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं, नई सरकार चुन के आती है, तो वो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। क्यों करता है? जबकि वह, मैंने आपको बताया आर्टिकल 59 में, वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन का या फिर राज्य विधानमंडल के, यानी कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्य विधानमंडल के भी किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो जब वो किसी सदन का मेंबर नहीं है, तो फिर वो क्यों एड्रेस कर रहा है ज्वाइंट सेशन को? क्योंकि वो
संसद का एक इम्पोर्टेंट अंग है। तो संसद की किसी सदन का सदस्य नहीं है, बल्कि उसका एक पार्ट है, वो मेंबर नहीं है ना, वो पार्ट है उसका। इसलिए चूंकि वो देश के भी प्रधान है ना, इसलिए वो संसद के दोनों सत्रों को एक साथ संबोधित करते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं ना। 2 बार जो है वो संसद के दोनों सत्रों को एक साथ संबोधित करते हैं। कब? एक तो जैसे ही नई लोकसभा के चुनाव होते हैं तब, और दूसरा वर्ष में की पहली बैठक है ना, जब पहला बजट सेशन होता है तब भी लोकसभा की संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति जो है वो ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। तो ये कुछ उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स है। इसके अलावा वह ज्वाइंट मीटिंग को, अगर आपको आर्टिकल 108 में ज्वाइंट मीटिंग की बात है, संयुक्त अधिवेशन की, आर्टिकल 108 में जब संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति होती है ना। मतभेद की स्थिति कैसे? मानिए लोकसभा ने किसी बिल को पास करके भेजा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने उसको 6 महीने से अधिक समय तक रोक लिया अथवा खारिज कर दिया है ना, 6 महीने, तो माना जाता है ऐसी परिस्थिति में कि मतभेद की स्थिति है। तो राष्ट्रपति को यदि ऐसी परिस्थिति में लगता है तो राष्ट्रपति इस विशेष परिस्थिति में ज्वाइंट सेशन को की मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं। हालांकि इस ज्वाइंट मीटिंग की जो है अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसी भी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो याद रखिए, ज्वाइंट मीटिंग को हमेशा बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है? प्रेसिडेंट। उसको हेड कौन करता है? उसको हेड हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, अगर वो अनुपस्थित है तो राज्यसभा के जो है उपसभापति करेंगे। ठीक, उपसभापति, डिप्टी चेयरपर्सन। ठीक, अगर वो भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ या भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन किसी भी परिस्थिति में एक चीज याद रखिएगा, किसी भी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति इस ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करते। ये जब संसद का चैप्टर आएगा तो और डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपको जिस्ट में जो है बता दिया। इसके अलावा अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लोकसभा में अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, इसी प्रकार राज्यसभा में सभापति को चेयरपर्सन बोलते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। ठीक, अगर दोनों का पद रिक्त हो, ठीक, तो राष्ट्रपति किसी को भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभापति एवं उपसभापति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक, अगर पद रिक्त हो तो, अगर पद रिक्त हो तो, वैकेंट हो तो, खाली हो अगर किसी विशेष परिस्थिति में। ठीक, अगर पद रिक्त हो तो, खाली हो तो, ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है, आपको पता है, अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि 104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी तक जब तक 104 संविधान संशोधन नहीं आया था, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में, एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, है ना। अब तो चूंकि ये खत्म हो गया है ना, 104 कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तक तो कर ही सकते थे। इसके अलावा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति, जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में किया है, जिनका नाम होता, उनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, है ना। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में उनको मनोनयन उनका कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स है ना, कि वह ये सारी चीजें, बैठक बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं, ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं,
अगर इन दोनों के पद खाली हो तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन के सदस्यों को 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। इसके अलावा वो चुनाव आयोग की सिफारिश से संसद के जो सदस्य हैं उनकी एलिजिबिलिटी के क्वेश्चन पर निर्णय दे सकते हैं, चुनाव आयोग से निर्णय लेकर। तो ये भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर है कि वह चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से डिस्कशन करके कि भाई जैसे मानिए कोई व्यक्ति चुन कर आ गया, आपको पता है कि जब कोई भी सांसद या विधायक जो भी होते हैं, विधानसभा के सदस्य, दोनों लोग जब कोई चुनाव होता है तो पर्चा दाखिला होता है। उस पर्चे में जो पर्चा दाखिला होता है वो उनका पर्सनल ब्यौरा होता है। उसमें एक एक चीज की जानकारी आपको देनी पड़ती है, जो भी सारी चीजें उसमें मेंशन है। तो अगर किसी ने उसको गलत उसमें चीजें दर्ज की हैं और अगर लगता है कि चुनाव आयोग की दृष्टि में कि क्या यह व्यक्ति, अगर क्वेश्चन कोई उठा देता है कि क्या यह व्यक्ति एलिजिबल है सांसद बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति इस स्थिति में चुनाव आयोग से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं और चुनाव आयोग की सलाह से फिर राष्ट्रपति निर्णय देते हैं कि फला व्यक्ति जिसके खिलाफ ये जो है क्वेश्चन रेज्ड हुआ है, वह व्यक्ति संसद का सदस्य बनने लायक है या नहीं। तो ये भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर है। इसके अलावा वह, मैंने आपको बताया कि अगर संसद जो है वो किसी भी कानून का निर्माण तभी होता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि संसद अगर कुछ भेजेगी तो उस पर हस्ताक्षर करना ही है ना, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर भी सकते हैं, ठीक, उस चीज को वापस भी भेज सकते हैं, है ना। तो किसी भी उसको वापस भी भेज सकते हैं। और अगर उन्होंने किसी चीज को वापस भेज दिया मंत्रिपरिषद की सलाह को, हालांकि उस सलाह को सिर्फ एक ही बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, दोबारा अगर वो चीज आएगी तो उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। तो ये भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर से तो है कि उन्होंने एक बार उस चीज को क्या कर दिया, वापस भेज दिया। इसके अलावा वो सीएजी की रिपोर्ट को और लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट्स को संसद में प्रस्तुत करवाते हैं। ये भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर का ही क्या है, पावर है, ठीक। तो ये उनकी कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो राष्ट्रपति के हमने 2 पावर्स को देखा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तीसरी उनकी वित्तीय शक्तियां हैं, फाइनेंशियल पावर्स। वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति की है, देखिए धन विधेयक जो है कुछ उस पर जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही जो है, सबसे पहले, बाकी कानूनों में क्या होता है, आप संसद में दोनों विधेयक जब पास हो जाते हैं तब किसी बिल पर राष्ट्रपति साइन करते हैं और कानून बन जाता है। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति से पहले ही हस्ताक्षर ले लिया जाता है, जैसे धन विधेयक। तो धन विधेयक पर क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही उसे संसद में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये भी एक तरह से जो है राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स। कौन सी शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, क्या कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही, धन विधेयक पर, मनी बिल पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही उसे, पूर्व अनुमति के पश्चात उसे संसद में रखा जाता है, पश्चात संसद में रखा जाता है या भेजा जाता है। दूसरा आर्टिकल 112, जिसको हम सरल भाषा में बजट बोलते हैं, ठीक। तो बजट भी संसद के समक्ष राष्ट्रपति की ही अनुमति से रखा जाता है। तो जो बजट रखा जाता है वो भी संसद में वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाता है। आर्टिकल 112 के तहत, जिसको आप एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है इसे, सरल भाषा में बजट। इन्हीं की अनुमति से संसद के समक्ष रखा जाता है। तो ये उनकी फाइनेंशियल पावर है ना। देखिए धन विधेयक, बजट, ये सब फाइनेंस से तो जुड़ा है। इसके अलावा सरकार की जो आकस्मिक निधि होती है
ठीक। कंटिजेंसी फंड, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति से ही पैसा निकल सकता है। कंटिजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि में, आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति की अनुमति से ही पैसा निकाला जा सकता है। तो ये इनकी वित्तीय शक्तियां हैं, है ना। राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है तभी जो है उसमें से कोई पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा वो केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग के लिए यानी फाइनेंसेस के बंटवारे के लिए वो एक वित्त आयोग की भी स्थापना करते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे के लिए, सेंटर और स्टेट के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये उनकी फाइनेंशियल पावर्स है, ठीक। तो 6 उनकी शांतिकालीन शक्तियों में 3 हमने देख ली, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स। अब हम राष्ट्रपति की चौथी शक्ति यानी कि जुडिशियल पावर्स को देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। या एक काम करते हैं, जुडिशियल पावर्स को हम लोग सबसे लास्ट पे देखेंगे क्योंकि उसी के साथ फिर हम क्षमादान की शक्तियों को भी देखेंगे। तो उसकी अगली शक्ति हम कूटनीतिक शक्तियों को देखते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक। तो डिप्लोमेटिक पावर्स कौन सी है? कूटनीतिक शक्तियां। डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या देखिए, सारे जो भी राजदूत, एम्बेसडर्स, है ना, ये सबका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति की ही बिहाफ पर होता है ना। राष्ट्रपति ही जितने भी डिप्लोमेट्स का ये सारी चीजों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति करवाते हैं। भारत में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां भारत करता है विदेश देशों के साथ, वो सब राष्ट्रपति के ही नाम पर होती है ना। आप देखिए विदेशी संबंधों के लिए राष्ट्रपति के भी दौरे लगते हैं। तो जितने भी डिप्लोमेटिक पावर्स है वो नहीं कर, यानी एम्बेसडर्स की नियुक्ति करना, हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति करना, इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है इंडिया की, वो सब राष्ट्रपति के ही बिहाफ पर होती है। तो ये कूटनीतिक शक्ति है। इसके अलावा कुछ मिलिट्री पावर्स हैं। मिलिट्री पावर्स क्या है? तो मिलिट्री पावर्स जो है 5वीं शक्ति है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर क्या है भाई? तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं वो। मैंने आपसे बताया आर्टिकल 53(3) के तहत, ठीक। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है आर्टिकल 53 के तहत। इसके अलावा राष्ट्रपति ही युद्ध के स्टार्टिंग यानी युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा करता है और राष्ट्रपति ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है ना। हालांकि जो है, और इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति बोल देते कि भाई आज से युद्ध प्रारंभ हो गया इन दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब खत्म होता है तो राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति घोषणा करते हैं लेकिन अधिसूचना हमेशा विदेश मंत्रालय जारी करता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक। कि अगर भारत के किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो उसमें नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? तो नोटिफिकेशन हमेशा फॉरेन मिनिस्ट्री जारी करता है, लेकिन डिक्लेरेशन युद्ध का कि अब युद्ध स्टार्ट हो गया है वो राष्ट्रपति करते हैं टीवी पर आकर, ठीक। और नोटिफिकेशन के माध्यम से विदेश मंत्रालय बताता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये उनकी मिलिट्री पावर्स है, इसीलिए राष्ट्रपति के उसमें तीनों सेनाएं हमेशा जो है उनके साथ रहती हैं। इसके अलावा है तो उनकी जुडिशियल पावर, लेकिन आप मिलिट्री पावर से देख के समझिए कि राष्ट्रपति जो है सैन्य न्यायालयों से संबंधित भी निर्णय लेते हैं। वो हम अब इनकी लास्ट पावर जुडिशियल पावर्स में आके देखते हैं, ठीक। तो न्यायिक शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की, इसको थोड़ा ठीक। तो ये 5 शक्तियों को आपने समझा जो पीस टाइम की थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल फाइनेंशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स और मिलिट्री पावर्स। अब लास्ट में देखते हैं इनकी न्यायिक शक्तियां यानी कि जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी हैं, न्यायिक शक्तियां, ठीक। तो न्यायिक शक्तियों में क्या है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, वो राज्य यानी कि उच्च न्यायालयों के, वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये भी उसकी एक जुडिशियल पावर है।
है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, कि जजेस का अपॉइंटमेंट करता है ना, क्या करता है, अपॉइंट करता है, ये उसकी जुडिशियल पावर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। वह किसी भी विधिक मुद्दे पर, किसी भी लीगल इशू पर हाई कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सलाह उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा वो मानना बाध्य है। फिर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। हम, आप या कोई साधारण व्यक्ति ले सकता है क्या? अरे प्रधानमंत्री नहीं ले सकते कि भाई ये बताइए इस मैटर पे क्या करें, वो अटॉर्नी जनरल से पूछते हैं। सरकार को सलाह देने का, विधिक जानकारी देने का सलाह किसका काम है? अटॉर्नी जनरल का। लेकिन राष्ट्रपति को अगर किसी मैटर पे सलाह लेनी हो तो सोचिए, वो सुप्रीम कोर्ट से सीधा पूछ सकता है ना। वो सुप्रीम कोर्ट जो सबको ऑर्डर दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट उससे सलाह लेगा, भाई बताओ क्या है इसमें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, इसके अलावा उसके पास अनुच्छेद 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत उसके पास क्षमादान का अधिकार है। आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान का अधिकार है। वो क्या है अभी देखेंगे हम, इसको थोड़ा अलग से डिटेल में देखेंगे। क्षमादान का अधिकार, ये कौन कौन सा जो है उनके पास पावर है ना, है उसके पास पार्डन की पावर है ना, लघुकरण की है ना, कम्यूटेशन की, परिविलंबन की है, ठीक है, परिहार की है, ये सारी शक्तियां। देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। इसके अलावा वीटो करने की उसके पास पावर है। ठीक, तो इवन इसके साथ साथ, क्षमादान के साथ साथ उसको तो मृत्युदंड को भी माफ करने का अधिकार है। उसको मृत्युदंड को भी, यानी कैपिटल पनिशमेंट को भी जो है माफ करने का अधिकार है इसके पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो ये उसकी कुछ पावर्स हैं। इसके अलावा इसके पास, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत आपको पता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये तो जुडिशियल पावर्स हो गई। आर्टिकल 123 के तहत उसके पास ये कुछ अन्य पावर्स में आती है। इसकी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है समझ लीजिएगा। देखिए, जब संसद के दोनों सत्र, यानी सब संसद का सत्र ना चल रहा हो, यानी संसद के सत्र की बैठक नहीं चल रही है, ठीक, तो ऐसी देखिए, कोई भी चीज कानून कब बनेगा? जब संसद की बैठक चल रही है ना। सरल भाषा में अगर कोई कानून बनना तो कानून कैसे बनेगा? संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है ना। और जब वो वहां से पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। देन दिस बिल इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। लेकिन मानिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं और कानून बनाना बड़ा आवश्यक हो गया एक विशेष परिस्थिति में, लेकिन संसद का सदन तो चल नहीं रहा, सत्र चल नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में और कानून बनाना बड़ा आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाएं, दोनों सदन बैठें, फिर बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाए, फिर चर्चा कराया जाए, फिर पास कराया जाए, फिर साइन हो। इतना लंबा समय नहीं है, बहुत शॉर्ट समय में तुरंत आवश्यकता है कानून को बनाने की। तो आर्टिकल 123 के तहत बहुत बार ये प्रश्न आया, ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी कि जब संसद के दोनों सत्र ना चल रहे हो तो राष्ट्रपति जो है किसी भी अध्यादेश को परमिशन दे सकते हैं कि ठीक है भाई, अब ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये बिल्कुल कानून की तरीके काम करता है। जैसे संसद द्वारा पारित कोई कानून होता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। लेकिन इसकी अवधि है 6 महीने 6 हफ्ते। यानी क्यों? क्योंकि संसद के दो सदनों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता। 6 महीने के बाद तो सदन का सत्र चलेगा ही। तो जब संसद का सदन बैठेगा तब तक के लिए, जब तक संसद का सदन सत्र नहीं आता तब तक के लिए वो ये बिल्कुल कानून के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र बैठेगा उसके 6 हफ्ते के पश्चात इस अध्यादेश को सरकार को संसद से पारित कराना ही होगा, तब जाके वह कानून का रूप लेगा परमानेंटली। अगर ये पास हो गया
तो फिर ये परमानेंट कानून बन जाएगा। अगर सरकार इसको पारित नहीं करा पाई संसद की बैठक के पश्चात, तो फिर ये ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक संसद की बैठक नहीं हुई है तब तक 6 महीने 6 हफ्ते के लिए ये बिल्कुल कानून के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये इनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी वीटो पावर्स इनके पास होती है? एक्चुअली 3 प्रकार की राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। वीटो पावर समझ लीजिए एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक की तरह होता है, हर परिस्थिति में नहीं लगाई जाती है। कैसी होती है इमरजेंसी ब्रेक, है ना? आप समझिएगा भाई, मानिए कार है आपके पास, कार जब हम ड्राइव करते हैं तो क्या इमरजेंसी ब्रेक जो होती है क्या उसको हमेशा यूज करते हैं? कि जो हमारी नॉर्मल कार के पास ब्रेक होती है उसको यूज करते हैं। इमरजेंसी ब्रेक तो तब इस्तेमाल की जाती है जब बिल्कुल जो है अब समय ही नहीं बचा। मानिए आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से कोई जानवर आ गया, ठीक, या कोई बच्चा आ गया या कोई साइकिल सवार आ गया, अब उसको बचाने के लिए आप तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी बिल्कुल वहीं खड़ी हो जाती है। लेकिन इमरजेंसी ब्रेक प्रत्येक परिस्थिति में नहीं मार दी जाती, उसका नाम ही इमरजेंसी ब्रेक, यानी जब आपातकालीन परिस्थितियां हो तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, तभी तो उसको इमरजेंसी ब्रेक बोला गया। तो जो वीटो पावर्स होती है वो हमेशा राष्ट्रपति नहीं प्रयोग कर लेते, वो भी विशेष परिस्थितियों के लिए। तो वो 3 प्रकार की जो वीटो पावर्स है वो कौन कौन सी है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहली वीटो पावर है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो, जिसको आप इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा वीटो है जेबी वीटो। जेब होता है ना पॉकेट, तो वही वाला जेबी वीटो, इसको इंग्लिश में पॉकेट वीटो बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार के वीटो पावर्स संविधान ने राष्ट्रपति को प्रदान की है, 3 प्रकार के। देखते हैं जो है तीनों प्रकार के वीटो कौन कौन से होते हैं। ठीक, देखिए एब्सोल्यूट वीटो या आत्यांतिक वीटो से मतलब है ये राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जब वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक, देखिए होता क्या है आत्यांतिक वीटो में, जब संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास वह सुरक्षित रख लेता है। हालांकि जनरली जो है वो इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के रूप में करता है, यानी जो सरकार के इतर प्राइवेट वीटो, प्राइवेट मेंबर्स जब किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तब, ठीक, प्राइवेट मेंबर्स किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तब ज्यादातर इस वीटो का वो प्रयोग मोस्टली करता है। ठीक, कब? गैर सरकारी विधेयकों। लेकिन वे सरकारी विधेयकों के प्रति भी इस वीटो का प्रयोग करता है। वो कब? वो एक ही परिस्थिति होती है ऐसी, बड़े आसान शब्दों में समझिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ। राष्ट्रपति जो है सरकार द्वारा, संसद द्वारा पारित या किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। विशेषकर वो ये विधेयक जो है अगर वो सुरक्षित रख लेगा तो वो तुरंत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। अगर वो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक, तो वीटो का मतलब ही यही होता है कि वो जो अपने पास सुरक्षित रख ले किसी चीज को, उस पर कानून ना बन पाए। तो जनरली वो 2 कंडीशन में होता है। ज्यादातर प्रयोग जो है राष्ट्रपति वो प्राइवेट मेंबर्स यानी कि गैर सरकारी विधेयक, नॉन गवर्नमेंट बिल्स के लिए यूज करता है। तो नॉन गवर्नमेंट बिल्स का मतलब होता है जो सरकार के इतर विधेयक लाए जाते हैं। ठीक, यानी कि प्राइवेट मेंबर्स के खिलाफ, आप सरल भाषा में गैर सरकारी विधेयक समझ लीजिए। ठीक, नॉन गवर्नमेंट बिल्स, नॉन गवर्नमेंट बिल्स, इनके खिलाफ जो है वो ज्यादातर इस वीटो का यूज करता है। लेकिन वह सरकारी विधेयक के खिलाफ भी इस वीटो का प्रयोग करता है। कब? तब करता है कि मानिए
किसी विधेयक को सरकार ने पारित करा दिया और पारित कराने के पश्चात ही जो है वह सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है, यानी कि सरकार गिर जाती है। नई सरकार का गठन होता है, नई सरकार सत्ता में आती है और नई सरकार आने के पश्चात राष्ट्रपति को स्वयं बोल दे कि आप इस विधेयक पर हस्ताक्षर मत करिएगा। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक पर जो पिछली सरकार ने पारित करवाया था हस्ताक्षर नहीं करते हैं और फिर वो विधेयक खत्म हो जाता है, कानून नहीं बनता। यानी कि दो कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, एक तो गैर सरकारी विधेयकों के रूप में, दूसरा सरकारी विधेयकों के रूप में। सरकारी विधेयक के रूप में सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज कर सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ एक। कब? जब किसी सरकार ने किसी विधेयक को पारित कराया हो, परंतु पारित करने के पश्चात वह सरकार गिर गई हो, अपना बहुमत खो चुकी हो और फिर नए चुनाव के पश्चात नई सरकार आए और वो नई सरकार खुद राष्ट्रपति को ये बोले कि इस पर हस्ताक्षर मत करिए और राष्ट्रपति ऐसी परिस्थिति में उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। इसको आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है। आई होप आपको एब्सोल्यूट वीटो इजीली समझ में आ गया हो। अगले पे आते हैं निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। ये क्या होता है? नाम से ही लग रहा है निलंबनकारी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति के पास जो है पावर होती है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक भाई, राष्ट्रपति का हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, है ना। मंत्रिपरिषद जो भी चीज की सलाह देती है राष्ट्रपति वही कार्य करते हैं। ठीक, तो लेकिन राष्ट्रपति के पास एक पावर है कि राष्ट्रपति एक बार उस मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस लौटा सकते हैं। निलंबनकारी वीटो बस समझ लीजिए यही है। ठीक, सरकार ने अर्थात मंत्रिपरिषद ने किसी विधेयक को पारित करा के राष्ट्रपति के पास भेजा, समझिए, है ना। भाई बिल को पास करा दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति के पास क्या है, उस पर साइन कर ही देते हैं। लेकिन मानिए राष्ट्रपति ने उस बिल को देखा और राष्ट्रपति उस बिल से यानी उस विधेयक से जो पारित होकर आया सहमत नहीं। उनको लगता है कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, कुछ चीजों में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने मंत्रिपरिषद से बोला कि कृपया एक बार आप इस विधेयक को पुनर्विचार करें। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, मंत्रिपरिषद की जो सलाह थी, जो भी विधेयक आया वो एक तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह ही तो है कि भाई ये हम करने जा रहे हैं, हमने इसको पास करा लिया, आप साइन कर दीजिए तो कानून बन जाए। तो राष्ट्रपति ने कहा भाई ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मेरी दृष्टि से थोड़ा उपयुक्त नहीं है, आप एक काम करिए, इसमें पुनर्विचार कर लीजिए। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास एक ही बार इसको वापस लौटाने का अधिकार है। ठीक, अब इससे क्या हुआ, वो कानून थोड़ा डिले हो गया। अब हो गया, अब देखिए यहाँ पर अब मंत्रिपरिषद के ऊपर बात आ गई। अब मंत्रिपरिषद अगर चाहे तो उस बिल में संशोधन कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती है। अगर उनको लगता है कि राष्ट्रपति ने जो रिकमेंडेशंस की है वो ठीक है, तो फिर वो उनको सुधार करके उस पॉइंट को जोड़ सकती है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद को लगता है कि राष्ट्रपति ने जो सलाह दी है हमें, वो हम इसमें ठीक नहीं है और हम इसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहते, तो अगर एज इट इज उस बिल को वापस भेज देंगे तो भी फिर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यही निलंबनकारी वीटो है कि हुआ क्या, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति ने उस विधेयक को यानी उसको बिल बनने से रोक लिया, विच इज नोन एज सस्पेंसिव वीटो। क्लियर? अब हम आते हैं अपने तीसरे वीटो, जेबी वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? देखिए, पॉकेट वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने समय में अनुमति देंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने समय में अपनी अनुमति देंगे, इसकी समय सीमा नहीं तय की गई है। ठीक, तो राष्ट्रपति जब किसी बिल को अपने पास अनुमति के लिए रख लेते हैं, है ना, अनिश्चितकालीन समय के लिए, विच इज नोन एज पॉकेट वीटो। अब एक प्रश्न आएगा मन में, तो सर ऐसे तो अगर राष्ट्रपति सहमत हो तो हर चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन रखी नहीं जाती। कितना रखेंगे तो जेब भर जाएगी, फिर इसको क्या माना जाएगा, संसद का, संविधान का अतिक्रमण। किसी विशेष परिस्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी चीज से सहमत नहीं, हर चीज में थोड़ी ना कर देंगे, तब तो अतिक्रमण हो जाएगा संविधान का, है ना। और वैसे ही मैंने आपको बताया वीटो पावर इमरजेंसी ब्रेक पर थी, विशेष परिस्थिति में। हर परिस्थिति में लगा देंगे तो फिर इमरजेंसी ब्रेक का मतलब ही क्या हुआ, है ना। तो
ये सिर्फ ये विशेष परिस्थितियों के लिए होता है, ठीक है। तो एक बार खाली इसका प्रयोग किया था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने, जो भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल के लिए राजीव गांधी के समय में जब आया था, तो जो भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। 1986 में ये बिल आया था। उस समय सिर्फ एक बार आज तक पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ है भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा, जो राजीव गांधी के समय में डाकघर संशोधन अधिनियम आया था, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। उसके द्वारा आया था कि किसी की भी खत चिट्ठी, तब मोबाइल का जमाना था नहीं, शक के आधार पर खोलकर पढ़ी जा सकती है। तो राष्ट्रपति से सहमत नहीं, उन्होंने बोला ये तो फिर मिसयूज हो सकता है ना, ये तो मिसयूज हो सकता है। किसी की भी चिट्ठी शक के आधार पर खोली जा सकती है कि इसकी शक है। अब मानिए आपके हमारे कोई रिश्तेदार जो है वो डाकखाने में हो, है ना, और उसी जिले में, और उनकी हमसे बिल्कुल ना पटती हो, तो भाई वो शक के आधार पर बोल दिया गया कि भाई ये सरकार के खिलाफ हमें शक है, ये व्यक्ति कोई पत्र लिख रहा और खोल के पढ़ लेते, है ना, कि अच्छा फला जी चाचा जी से और मौसा जी से ये बात हो रही है ना। तो इसलिए ज्ञानी जैल सिंह ने इसको अपनी जेब में रख लिया और वो आज तक राष्ट्रपति की पॉकेट में पड़ा ही रह गया। ठीक, दिस इज नोन एज पॉकेट वीटो, कि वो कितने समय तक अपनी जेब में इसको रख लेते हैं, जब यानी कि एक तरह से सरल भाषा में इस पर अनुमति नहीं देते, विच इज नोन एज पॉकेट वीटो। अब हम आते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान अधिकार पर, यानी कि राष्ट्रपति की माफी करने की, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति पर। ठीक, तो हम जानते हैं आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। ठीक, हालांकि उनकी जो क्षमादान करने की शक्ति है वो दया के आधार पर नहीं है। ठीक, कि दया, किसी पे भी दया आ जाए ऐसे ही कर दे, एक प्रोसेस होता है। राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन आती है कि सर आप देखिए, है ना, फिर वो गृह मंत्रालय से वो ये रिपोर्ट भेजते हैं और पूछते हैं भाई हमें पूरी रिपोर्ट बताइए इस व्यक्ति की जिसके लिए दया याचिका हमारे पास आई है ना। ऐसे ही नहीं है कि राष्ट्रपति के पास आई, राष्ट्रपति का दिल पिघल गया, उसको देखकर उन्होंने कहा ठीक है जाओ। उसका एक प्रोसीजर होता है। कोई व्यक्ति जो भी संसद में सजा याफ्ता होते हैं या जिसको सजा मिलती है, ठीक, तो राष्ट्रपति के पास वो चीजें आती हैं, फिर राष्ट्रपति से दया के आधार पर ही नहीं, उसको सबसे पहले वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। गृह मंत्रालय फिर उस कैदी का या उस व्यक्ति का सजा का पूरा अवलोकन करता है और फिर उस परिस्थिति से राष्ट्रपति को बताते हैं कि भाई हाँ ऐसी ऐसी है और ये व्यक्ति जेल में इतने साल से बंद है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, सारी चीजें, और जेल प्रशासन ने और जेल विभाग ने भी बोला है और फला जगह की राज्य सरकार जहां पर ये बंद है उन्होंने भी बोला है कि हाँ ये कैदी सही है और अब जो है इसको सजा इसकी कुछ कर देनी चाहिए। तो हाँ, अगर आप चाहें तो ग्राउंड्स बनते हैं, आप चाहें तो कर लें। लेकिन अगर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट नेगेटिव दे दी कि नहीं इस व्यक्ति को नहीं दे सकते, इससे गलत मैसेज जाएगा, गलत संदेश जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति नहीं भी करते, है ना। ये है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, लेकिन गृह मंत्रालय के रिपोर्ट पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति ऐसे नहीं दे देते, तार्किकता के आधार पर मिलती है। ठीक, तो कुल 5 प्रकार की राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो तो है ही क्षमा, पार्डन। क्या है? क्षमा या पार्डन। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति, चलिए पहले लिख लेते हैं 5। क्षमा, दूसरी है परिहार, परिहार जिसको आप इंग्लिश में रेमिशन बोलते हैं, परिहार यानी कि रेमिशन। ठीक, तीसरी है लघुकरण, तीसरी है लघुकरण जिसको हम कम्यूटेशन बोलते हैं, लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन। चौथी आपकी जो शक्ति है वो है विराम, रेस्पाइट, विराम, रेस्पाइट। और जो लास्ट में है वो है परिविलंबन, रेप्राइव, परिविलंबन, रेप्राइव, रेप्राइव।
देखिए क्षमा में क्या होता है, क्षमा में पूरी तरह से जो है, मानिए इसमें जो भी किसी व्यक्ति को दंड मिला हुआ है या बंद किया गया, सजा को पूरी तरह से माफ कर दिया था, कंप्लीट। मानिए जैसे किसी व्यक्ति को बोला गया कि भाई इसको 10 साल की सजा है, 3-4 साल की काट चुका है, राष्ट्रपति के पास आई कि बहुत ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, बहुत अच्छा है, इसने बहुत सारी चीजें की, ये वो, हाँ इसको बिल्कुल इसकी सजा माफ की सकती है पूरी। तो अगर राष्ट्रपति को लगता है ऐसा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, तो क्षमा के तहत वो किसी भी कैदी की, बंदी की सजा पूरी तरह माफ कर सकते हैं, कंप्लीट खत्म कर दी गई है ना। यानी जैसे राष्ट्रपति ने बोला कि भाई मैं क्षमा, पार्डन के तहत इसकी क्षमा को, इसकी सजा को माफ करता हूं, तो वहां पर क्या होता है, यानी क्षमा का अगर शक्ति का प्रयोग किया तो पूरी तरह से जो है शक्ति, यानी कि उस व्यक्ति की सजा जो है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरी हमने लिखी परिहार। इसमें इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को जिसको सजा मिली है उसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, दंड की प्रकृति में यानी नेचर में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना। ठीक, मानिए किसी व्यक्ति को 5 साल के कठोर कारावास की सजा मिली हुई है, कितने की, 5 साल की, 5 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है। ठीक, अब राष्ट्रपति ने उसकी सजा को देखा कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, गलती से एक बार इसने जो है ये इससे अपराध बोध हो गया था और गलतीवश हो गया था, मानिए अपने परिवार की रक्षा के लिए उसको किसी की हत्या करनी पड़ गई, और बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा, एक पढ़ा लिखा शिक्षित दिमाग वाला व्यक्ति है जो राष्ट्र को कुछ दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति परिहार का प्रयोग करते हुए दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम कर सकते हैं। अर्थात मानिए 5 साल का कठोर कारावास है तो राष्ट्रपति इसको सीधा घटा के 2 साल का कठोर कारावास कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या किया, राष्ट्रपति ने नेचर में अंतर नहीं किया। कठोर कारावास सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो कठोर ही कारावास है, मतलब न्यायपालिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट निकल गया, किसी भी कोर्ट ने दिया तो कठोर कारावास है तो है कठोर कारावासी, बस 5 साल की अवधि को क्या कर दिया, 2 साल की अवधि कर दिया। तो परिहार में सजा के नेचर को बदले बगैर उन्होंने क्या कर दिया, सजा को कम कर दिया। और लघुकरण में क्या होता है, यहाँ पर दंड के स्वरूप को ही बदल दिया जाता है। यहाँ पर दंड की प्रकृति को बदलकर, ठीक, सजा को कम करते हैं, बदलकर सजा को कम करते हैं, है ना। मानिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है किसी सजा के लिए, ठीक, किसी व्यक्ति को सॉरी जो है वो मृत्यु दंड मिला हुआ, लेकिन राष्ट्रपति की नजर में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लगता है कि नहीं, ठीक है इसने हत्या की है, मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन जो है इसने गलतीवश, भूलवश या अनजानवश या किसी मजबूरीवश, ठीक, या किसी विशेष परिस्थिति में उसको ऐसा करना पड़ गया। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस व्यक्ति की दंड की प्रकृति को बदलकर सजा को कम कर देंगे। यानी किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड मिला हुआ है तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे, उसको हो सकता है आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दें, है ना। उसकी मृत्यु, यहाँ पर नेचर बदल गया, उसको मिला था मृत्यु दंड, सरकार ने यानी राष्ट्रपति ने मृत्यु दंड को बदलकर क्या कर दिया, कठोर कारावास। तो यहाँ पर दंड की प्रकृति को बदल दिया गया, नेचर बदलकर सजा को कम किया गया। जबकि परिहार में क्या था, नेचर को बदले बगैर सजा को कम किया गया था, ठीक, यानी 5 साल से 2 साल कर दिया गया था कठोर कारावास को। यहाँ पर मृत्यु दंड को बदलकर कठोर कारावास में कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्षमा, परिहार और लघुकरण को देखा। चौथी है विराम। विराम क्या होता है, इसका अर्थ है कि किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना, किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर देना, ठीक। जैसे मानिए किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना, मानिए कोई अपंग व्यक्ति है ना, विकलांग व्यक्ति ने कोई परिस्थिति में सजा को कम करना, ठीक। मानिए किसी व्यक्ति को सजा मिली है, अब वो अपंग व्यक्ति है ना, या दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक।
तो जेल प्रशासन ने बोला कि देखिए भाई, इसको कठोर कारावास की सजा है और सजा ये नहीं कर पाएगा, 5 साल तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। एक काम करिए, इसकी सजा को थोड़ा सा जो है कम कर दिया जाए, मेरे हिसाब से कि नहीं कर पाएगा। या फिर कोई महिला अगर गर्भवती है और जेल में बंद है, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे वो जो है वो सारी चीज कर सकती। तो इस परिस्थिति में विराम के तहत विशेष परिस्थिति में सजा को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और जबकि परिविलंबन में विशेष परिस्थिति में सजा को रोक दिया जाता है, विशेष करके मृत्यु दंड को, है ना। विशेष परिस्थिति में सजा को मृत्यु दंड को रोक दिया जाता है। अगर कोई चली गई दया आज का, मानिए कल किसी व्यक्ति को मृत्यु की दंड की सजा मिलनी और आज दया आज का पहुंच गई, तो राष्ट्रपति ने बोला कि माफ नहीं की, बोला रुक जाओ, दया आज का ही इसमें विचार कर लेने दो। अगर राष्ट्रपति को लगता है तो फिर मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति को नहीं लगता तो फिर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, विशेष परिस्थिति में आई तो रोक सकते हैं, कुछ परिस्थिति के लिए, कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की कुछ क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक। ये राष्ट्रपति की क्या है, क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक। इसका हमने अभी इसको हमने अभी विशेष रूप में देखा है। तो ये पूरा जो है राष्ट्रपति का चैप्टर जो है हमने देख लिया, राष्ट्रपति के चैप्टर को समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक। तो आशा करता हूं कि राष्ट्रपति का चैप्टर जो है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। थैंक यू।